गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने ये जो द एंड ऑफ बाइपोलरिटी पॉलिटिकल साइंस की हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 में, जो पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है वर्ल्ड पॉलिटिकल कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिकल, तो इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की हम जो डिस्कस कर रहे थे, इस डिस्कसिंग में हमें ये देखना है कि जो चैप्टर नंबर 2 है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। देन अब जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, इससे रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन पार्ट है हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास में इससे रिलेटेड जो हम कंसेप्ट जानेंगे कि ये जो बाइपोलरिटी सिस्टम में हमें दे रखा है कि व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, कि सोवियत सिस्टम क्या होता है, हमें ये जानना है कि सोवियत सिस्टम का जन्म कैसे हुआ, सोवियत सिस्टम कैसे आया, यूएसएसआर किस तरीके से यहाँ पे मतलब कि किस तरीके से यूएसएसआर का जन्म हुआ, यूएसएसआर क्या है, यूएसएसआर से रिलेटेड हमें कंप्लीट इसकी स्टोरी को क्या करना है, जानना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस स्टोरी को समझना है। इस स्टोरी को क्यों समझना है, क्योंकि ये देखो कि हमारी बुक से कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन हालांकि इस स्टोरी को नहीं समझेंगे तो क्या है कि मोस्टली हमें ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर किस तरीके से जो रशियन एम्पायर था वो पूरी तरीके से इसका मतलब डिसोल्यूशन हो चुका था, पूरी तरीके से ये भंग हो चुका था। तो इसलिए डिसइंटीग्रेशन से रिलेटेड कि ये किस तरीके से इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ था, मतलब बाद में यूएसएसआर का भी क्या हुआ था, डिसइंटीग्रेशन हो चुका था। तो इस सिस्टम में सोवियत सिस्टम का कैसे जन्म हुआ ये हमें जानना है, क्योंकि हमारे चैप्टर में दिया गया है कि व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, सोवियत सिस्टम क्या है, यहाँ पे सोवियत सिस्टम किस तरीके से इसका जन्म हुआ था। क्लियर है? तो एक स्टोरी के पैटर्न में समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था कि मोनार्की सिस्टम था। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? रशियन एम्पायर कि सोवियत सिस्टम से पहले, देखिए आज की बात करें तो रसिया है, लेकिन रसिया पहले 1991 से पहले क्या था, 1991 से पहले था ये सोवियत यूनियन, सोवियत सिस्टम था। और सोवियत सिस्टम कब आया था? ये आया था 1917 के जो रशियन रिवोल्यूशंस था, ये रशियन रिवोल्यूशन फेब 1917 में पूरी तरीके से जो ये जो रसिया एम्पायर था ये डिसइंटीग्रेशन हो चुका था। अब ये जैसे डिसइंटीग्रेशन हुआ, कौन सी क्रांति में हुआ था? रूस की क्रांति, जो फेब 1970 में पूरी तरीके से रशियन एम्पायर क्या था, खत्म हो चुका था। 1970 की बात कर रहे हैं। अब ये 1970 में कैसे, क्यों, क्या कारण था कि जो ये रशियन एम्पायर खत्म हो चुका था? तो इसके पीछे मेन रीज़न क्या था रशियन एम्पायर का ख़त्म होने का? जो मेन रीज़न था वो था कि यहाँ पे जो एक तानाशाही थे, मतलब यहाँ पे जो एक शासन था, ये जो रसिया था, इस रसिया में क्या था, ये जो शासन था कब, 1917 से पहले जो रसिया में जो शासन करने वाले व्यक्ति थे वो थे जार निकोलस। कौन थे? जार निकोलस सेकंड थे। अब ये जो जार निकोलस सेकंड थे ये क्या थे? ये एक ऑटो करेक्शन नेशन था। ये एक ऑटो करेक्शन नेशन था। ऑटो करेक्शन नेशन का मतलब क्या है कि यहाँ एक तानाशाह राजा था, मतलब ये एक तानाशाह राजा होगा और जिससे वहाँ के लोगों और वहाँ के मजदूर परेशान थे। ये अपनी मनमर्जी करता था, मतलब अपनी ही मनमानी करता था। तो जिससे क्या था कि वहाँ के जितने भी मजदूर थे, वहाँ के लोग थे, इसकी मनमर्जी से बहुत परेशान थे, क्योंकि ये एक तानाशाह है। इस तानाशाह का नाम था जार निकोलस सेकंड। तो क्यों? क्योंकि इसका जो नेशन था वो कैसा था? ऑटो करेक्शन नेशन था, मतलब तानाशाह नेशन था। इस वजह से यहाँ मोनार्की सिस्टम था, मतलब राजाओं का शासन था, राजा महाराजा होंगे, डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं था, डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं था, मतलब कैसा सिस्टम था? मोनार्की सिस्टम था। तो यहाँ पे क्या था कि जब 1917 में ये रशियन एम्पायर किस तरीके से मतलब कि इसका डिसोल्यूशन हुआ था। तो डिसोल्यूशन की बात करेंगे तो क्यों हुआ, इससे रिलेटेड क्या है, हमने देखा था कि 1970 में 1940 से लेके और 1980 तक, 1914 से लेके 1918 तक क्या था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की कंडीशंस चल रही थी। मतलब विश्व का जो पहला युद्ध चल रहा था, तो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1914 से लेके 1918 के बीच में हुआ था। तो 1918 के बीच में जब वॉर चल रहे थे तो वो रसिया, देखो ये अलायंस पावर के साथ में कौन कौन थे? फ्रांस था, रसिया था, ब्रिटेन, यूएसए, और यूएसए जो इंक्लूड हुआ था वो कब हुआ था? 1917 में। इस वॉर में क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड हुआ था। तो सेंट्रल पावर में जो इनके साथ में जो लड़ाई करने वाले थे वो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, एट प्रेजेंट टर्की। इस ऑटोमन एम्पायर को एट प्रेजेंट क्या कहा जाता है? एट प्रेजेंट इसे कहा जाता है टर्की कहा जाता है इसे।
क्या कहा जाता है, टर्की और बुल्गारिया। तो इनके बीच में क्या चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंडीशंस चल रही थी, इनके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंडीशन। तो हम ये देख रहे हैं कि रसिया के अंदर, रसिया के साथ में देखो लड़ाई चल रही थी जर्मनी की उस वक्त। तो यहाँ रसिया के जितने भी सोल्जर्स थे, ट्रेंड सोल्जर्स थे, तो यहाँ पे इनको आर्मी की ज़रूरत थी। तो कुछ इनके पास में आर्मी जो बिल्ड थी, इस आर्मी से रिलेटेड इन्होंने क्या किया, जब ये वर्ल्ड वॉर की कंडीशन चल रही थी तो यहाँ से अपने लोगों में से इन्होंने क्या किया कि आर्मी तो लड़ाई कर रही, तो इसने जार निकोलस ने क्या किया, देखो ये जार निकोलस है उस वक्त तानाशाह, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उस वक्त जार निकोलस सेकंड थे। तो उस वक्त क्या था कि जो इनके ट्रेंड आर्मी सोल्जर्स थे वो मतलब वॉर में शामिल थे। इस वॉर में क्या था कि अलायंस पावर में रसिया भी था। तो उस वक्त क्या था कि इसी जार निकोलस ने क्या किया, अपने पीजेंट्स और वर्कर्स को भी क्या कर दिया, वॉर में उतार दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या किया, जब सोल्जर्स की कमी लगी इनको, तो इन्होंने क्या किया, जितने भी पीजेंट्स थे, जितने भी किसान थे, अब देखो किसान हैं तो वो किसानों को किसी भी तरीके से वो ट्रेंड थोड़ी हैं, वो मिलिट्री के किसी भी तरीके से ट्रेंड नहीं थे, ट्रेनिंग नहीं ले रखे थे। और जितने भी वर्कर्स थे जो काम करते थे अदर सेक्टर्स में, तो उनको भी क्या किया, सीधा इस वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल कर दिया। और ये लोग क्या है, वॉर में शामिल जबरदस्ती हुए थे, मतलब कि इनकी इच्छा नहीं थी, क्योंकि इनको पता है कि हम पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं है। तो ये लोग क्या है कि मतलब जितने भी पीजेंट्स और वर्कर्स थे, इनको क्या किया, जार निकोलस ने जबरदस्ती फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या कर दिया, शामिल कर दिया। और इनके पास ना तो कोई ऐसे मतलब कि ट्रेंड, ना तो ये खुद ट्रेंड थे, और ना ही इनके पास खाने के लिए क्या नहीं थी, ब्रेड थी, ब्रेड भी नहीं थी इनके पास खाने के लिए। ब्रेड का मतलब रोटी भी इतनी नहीं मिली इनको खाने के लिए, ना ही ये लोग वॉर के लिए पूरी तरीके से क्या थे, ट्रेंड थे। अब बताओ, खाने के लिए भी नहीं है और वॉर में भी ये ट्रेंड नहीं है, तो इस तरीके से क्या है, बहुत लोग मारे गए। जब इस वॉर में मारे गए तो कुछ काफ़ी लोग बचे थे, तो उन लोगों ने क्या किया, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन लोगों ने क्या किया, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जार निकोलस है इनके अगेंस्ट हो गए भाई। इस जार निकोलस के क्या हो गए, अगेंस्ट हो गए कि हमें ना तो खाने को दिया जा रहा है, ना ही हम पूरी तरीके से ट्रेंड है, और आपने तो हमें क्या कर दिया, इस वॉर में शामिल कर दिया, तो इसमें तो हम बहुत लोग मारे जा रहे हैं। तो उस अपने आप को खुद को यहाँ पे पीजेंट्स एंड वर्कर्स क्या किया, अपने को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जार निकोलस के अगेंस्ट हो गए। और जैसे अगेंस्ट हुए, लेकिन जार निकोलस ने क्या कर दी, अपने ही लोगों पे, जो लोग अगेंस्ट हो रहे थे उन पे गोलीबारी की। लेकिन कुछ दिनों के बाद जार निकोलस की मिलिट्री ने अपने ही लोगों पर गोलीबारी करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। फर्स्ट में तो जार निकोलस के अगेंस्ट हुए, तो जार निकोलस ने अपने ही मिलिट्री को क्या कहा कि इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दो, इनको मार दिया जाए, कि ये जो हमारे अगेंस्ट हो रहे हैं तो इनको मार दो। लेकिन कुछ दिन के बाद में जो मिलिट्री ने सोचा, कि मिलिट्री ने मना कर दिया जार निकोलस की बात को, कि हम अपने ही लोगों पर गोलीबारी नहीं करेंगे। तो गोलीबारी करने से क्या कर दिया, जार निकोलस को साफ साफ मना कर दिया कि हम गोलीबारी नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे अपने खुद के लोग हैं, और अपने खुद के लोगों को मतलब कि हम इस तरीके से नहीं मार सकते। तो आप क्या है कि ये गलत कर रहे हो। तो इसी के कारण क्या है कि उस वक्त उभरते हुए लीडर थे व्लादिमीर लेनिन। उस वक्त क्या थे, उसी कंडीशन में जब ये सारी सिचुएशन चल रही थी, तो उस वक्त क्या था कि उस वक्त व्लादिमीर लेनिन थे, उभरते हुए लीडर, मतलब काफ़ी उभरते हुए थे। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में, जो कांग्रेस पार्टी का जब दिल्ली गवर्नमेंट में क्या था कि सफाया हो रहा था, उस वक्त क्या था कि उस वक्त जो दिल्ली की सीएम थी वो शीला दीक्षित जी थी। तो शीला दीक्षित जी के कार्यकाल जैसे ही मतलब कि नया इलेक्शन हो रहा था, तो नए इलेक्शन में क्या है, उस वक्त उभरते हुए जो नए लीडर थे वो थे अरविंद केजरीवाल। आपने देखा है काफ़ी मूवमेंट हुआ था लोकपाल बिल को लेकर, अन्ना हजारे के साथ में अरविंद केजरीवाल क्या थे कि उभरते हुए लीडर आए सामने, और उन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई जिसका नाम था आम आदमी पार्टी। किसके विपक्ष में होकर, शीला दीक्षित या कांग्रेस पार्टी के विपक्ष में होकर, मतलब यहाँ पे किसके विपक्ष में आ चुके हैं, व्लादिमीर लेनिन वो आ चुके हैं जार निकोलस के। क्योंकि यहाँ पे जार निकोलस क्या कर रहा है, वहाँ के वर्कर्स और पीजेंट्स को क्या कर रहा है, पूरी तरीके से मतलब अपनी ही सेना के द्वारा उनको मरवा रहा है। तो ये चीज़ देखते हुए व्लादिमीर लेनिन ने क्या किया कि वहाँ अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सामने आए, व्लादिमीर लेनिन। और व्लादिमीर लेनिन जब अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आए, तो इन्होंने क्या किया कि ये देखो, जो व्लादिमीर लेनिन है ये कार्ल मार्क्स के बहुत बड़े वक्त थे। अब ये कार्ल मार्क्स कौन है, ये देखो, ये रहे आपके पिक्चर में आपको दिखा रखा है, कार्ल मार्क्स ये हैं। तो ये कार्ल मार्क्स के क्या थे, ये कार्ल मार्क्स के बहुत ही बड़े क्या थे, ये भक्त थे। और ये हमारी सोसाइटी में, जो ये कार्ल मार्क्स हैं, ये हमारी सोसाइटी में कम्युनिज्म
कम्युनिज्म को लेके आए थे हमारी सोसाइटी में। किस चीज़ को लेके आए थे? कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म को लेके आए थे। और कम्युनिज्म को जैसे लेके आए थे तो ये हमारे मतलब कि इन्होंने क्या दिया? कम्युनिज्म की पॉलिसी दी थी हमें, कम्युनिज्म की फिलोसफी इन्होंने दी थी। कार्ल मार्क्स ने क्या दिया हमें? मतलब जो फिलोसफी दी थी, किस चीज़ की फिलोसफी दी हमें? कम्युनिज्म की। जो कम्युनिज्म की फिलोसफी थी वो किसने दी थी? इस सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी के अंदर जो कम्युनिज्म की पॉलिसी जिसने दी थी वो थे कार्ल मार्क्स। और ये कार्ल मार्क्स बहुत ही बड़े क्या हैं? ये बहुत ही बड़े, ही वॉज ए ग्रेट फिलोसोफर ऑफ कम्युनिज्म। ये मतलब कि बहुत ही बड़े फिलोसोफर हैं किस चीज़ के? कम्युनिज्म के। और कार्ल मार्क्स ब्रॉट कम्युनिज्म टू आवर सोसाइटी। कार्ल मार्क्स ने क्या दिया? हमारी सोसाइटी को क्या दिया? हमारी सोसाइटी को कम्युनिज्म की पॉलिसी दी थी इन्होंने। तो इसी के मतलब कि इनकी पॉलिसी के काफ़ी भक्त थे। कौन? व्लादिमीर लेनिन इस पॉलिसी के काफ़ी भक्त थे। तो इस पॉलिसी के बारे में समझेंगे कि ये कम्युनिज्म क्या है। यस, कम्युनिज्म क्या है भाई? कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म एक स्पेशल वर्कर्स के लिए था। ये कम्युनिज्म क्या था? स्पेशल वर्कर्स के लिए था। क्योंकि ये जो उभरते हुए व्लादिमीर लेनिन थे तो ये क्या है कि वर्कर्स के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे। तो वर्कर्स के लिए अच्छा करना चाहते, तो वर्कर्स के लिए जो कार्ल मार्क्स की जो फिलोसफी थी कम्युनिज्म, वो उनके क्या थे? ये डिवेटी थे, मतलब इनके भक्त थे ये। तो इस वजह से ये जो कम्युनिज्म था तो ये स्पेशल वर्कर्स के लिए रखा गया। और वर्कर्स काम करेंगे तो सारा प्रॉफिट किसको मिलेगा? वर्कर्स को ही मिलेगा। कि मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसको क्या कर देंगे? पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब कि लैंड एंड प्रोडक्टिविटी को क्या करना था? पूरी तरीके से खत्म करना था। इस वजह से क्या था कि यहाँ पे व्लादिमीर लेनिन ने जो कम्युनिस्ट पॉलिसी को यहाँ पे अप्लाई किया तो वो क्या था कि वर्कर्स काम करेंगे तो सारा प्रॉफिट किसको मिलेगा? वर्कर्स को ही मिलेगा। और प्राइवेट प्रॉपर्टी के जितने भी मतलब कि ठेकेदार होंगे, ठेकेदार के पास जो पावर नहीं, मतलब कि जितने भी ठेकेदार हैं तो ठेकेदार का पावर क्या है? ठेकेदार का पावर ठेकेदार के पास नहीं रहेगा। कि ठेकेदार के पास पावर नहीं होगा और वर्कर के पास में होगा सीधा वो। क्योंकि यहाँ पे क्या है? पूरी तरीके से जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को कौन अंडर कर लेगा? व्लादिमीर लेनिन ने ये जो कम्युनिज्म पॉलिसी को यहाँ पे इस एडोप्ट करना चाह रहा था, अप्लाई करना चाह रहे थे। तो इसका मतलब ये था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने अंडर कर लेंगे और हमारी सोसाइटी में इक्वलिटी बिल्ड करेंगे, सभी को क्या करेंगे? इक्वल रखेंगे। मतलब कि यहाँ पे पूरी तरीके से मतलब स्पेशल वर्कर्स पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। वर्कर्स काम करेंगे तो सारा प्रॉफिट किसको होना चाहिए? वर्कर्स को होना चाहिए। मतलब वर्कर्स काम करते हैं और प्रॉफिट कौन ले जाता है? ठेकेदार ले जाते हैं। ऐसा ही तो होता है, काम तो वर्कर्स करते हैं लेकिन प्रॉफिट कौन लेके जाता है? प्रॉफिट ठेकेदार लेके चले जाते हैं। तो इस वजह से क्या था कि ठेकेदार का जो पावर था उसको कम करना था और वर्कर्स के पावर को बढ़ाना था। इस वजह से क्या हुआ? ठेकेदार का पावर नहीं रहा और वर्कर्स के पास में चला गया। इसी दौरान क्या था कि जो व्लादिमीर लेनिन थे, ये जो व्लादिमीर लेनिन, इन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई। इसी चीज़ से रिलेटेड, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड व्लादिमीर लेनिन ने अपनी एक खुद की पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम क्या रखा इन्होंने? कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी रखी? कम्युनिस्ट पार्टी रखी थी। ठीक है, तो ये इसका जो बेसिक कंसेप्ट था, मतलब ये जो रशियन एम्पायर था एट प्रेजेंट में, उस वक्त ये देखो टूट चुका था। कब? जब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में जो जार निकोलस थे ये अपने ही लोगों पे अटैक करवा रहे थे। अपने लोग कौन? जो अनट्रेंड जो पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, जो आर्मी में नहीं शामिल होना चाहते थे, वो लोग क्या है? खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनको ना तो ब्रेड दी खाने के लिए और वो प्रोटेक्ट भी नहीं है पूरी तरीके से, मतलब कि वो वॉर में शामिल हो रहे हैं और उनको लड़ाई आती नहीं है। तो इस वजह से ये पूरे के जितने भी पीजेंट्स थे वो सारे के सारे वर्कर्स जार निकोलस के अगेंस्ट हो गए। तो उस बीच में क्या है? व्लादिमीर लेनिन उभर के आए और वो मतलब मेन स्पेशल वर्कर्स के लिए इन्होंने अपनी एक कार्ल मार्क्स से जो गुरु थे, इन गुरु की पॉलिसी को क्या किया? एडॉप्ट किया। जो स्पेशल किसके लिए थी? स्पेशल थी वर्कर्स के लिए थी, वहाँ के सिटीजन्स के लिए थी, वहाँ के मतलब के लोगों के लिए थी कि वहाँ इक्वलिटी को बिल्ड करना चाहते थे। मतलब प्राइवेटाइजेशंस को क्या करना चाहते थे? ख़त्म करना चाहते थे। मतलब मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी में जितना भी जो धन होता है, जितने भी मिनरल सोर्सेज होते हैं, यदि मिनरल सोर्सेज हैं तो इसका मालिक मैं ही हूँगा। मेरे यहाँ पे मेरे खेत में यदि मिनरल सोर्सेज होते हैं, यदि वहाँ पे इस तरीके से कोई भी तेल का कुआं मिल चुका है तो वो तेल का मालिक कौन हुआ? मैं नहीं। लेकिन कम्युनिज्म में क्या था? कम्युनिज्म में ये था, इस कम्युनिस्ट पॉलिसी में गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये जो तेल का कुआं आपकी जगह में मिला है तो ये कुआं आपका रहेगा, खेत आपका रहेगा, लेकिन
इसका जो तेल जो होगा वो सारा का सारा तेल का जो अधिकार होगा वो पूरा का पूरा किसका होगा, स्टेट का होगा, उस कंट्री का होगा। और वो कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ की सोसाइटी के लिए वो सब में क्या करेगी, इक्वलिटी को बिल्ड करके और उन चीज़ों में बांट देगी। तो ये क्या था कि उन चीज़ों पे ज़्यादा इन्होंने मेन मोटिव रखा कि मतलब प्राइवेटाइजेशंस को ख़त्म किया और वर्कर्स की डिमांड्स को ज़्यादा रखा, वर्कर्स के पावर्स को ज़्यादा बिल्ड करके रखा। और जब ये उस वक्त ये जो ऑटो करेक्शंस नेशन था, तानाशाही ज़ार निकोलस का, मतलब रूस की क्रांति जो रशियन रिवोल्यूशन हुआ था 1917 से पहले, तो खुद एक तो रसिया इंक्लूड था इसमें, इस एम्पायर में। और इसके जो एम्पायर थे वो कौन कौन थे, प्रेजेंट डे की यदि बात करें आज के समय में वो कौन कौन से हैं इस एम्पायर में, उस वक्त फिनलैंड था, लिथुआनिया, लुथीनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, बुल्गारिया, बेलारूस, यूक्रेन, गिर्गिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में इस अजरबैजान से रिलेटेड डिस्कस किया था कि जो 18 समिट हुआ था, 18 समिट किस चीज़ का, नॉन अलाइंसमेंट मूवमेंट का जो 18 समिट हुआ था वो अजरबैजान में हुआ था, ठीक है। और ये अजरबैजान को चीफ सेक्रेटरी भी रखा गया था इससे रिलेटेड। तो इन चीज़ों से रिलेटेड क्या है कि आपको थोड़ा सा कनेक्ट करके रखना है कि ये जो नए नए जो पुराने नाम हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करके निकले हैं, तो इनसे रिलेटेड क्या है कि वो थीम आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आए। क्लियर है? ये क्या था, रशियन एम्पायर था पहले, और उसके बाद में मैंने आपको बताया ये पूरी तरीके से क्या था, इस क्रांति में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टूट चुका था और लेनिन साहब आ चुके थे। तो चलिए कुछ लेनिन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट थ्योरेटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं यहाँ अलग अलग पॉइंटों में, तो इनको एक बार समझ लेते हैं। चलिए, ही वॉज ए डेवटी ऑफ कार्ल मार्क्स। ये कार्ल मार्क्स के क्या के, व्लादिमीर लेनिन ही वॉज ए डेवटी ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के क्या थे, ये कार्ल मार्क्स के ये भक्त थे। कार्ल मार्क्स ब्रॉट कम्युनिज्म टू ओवर सोसाइटी एंड ही वॉज ए ग्रेट फिलोसोफर ऑफ कम्युनिज्म। कि जो कार्ल मार्क्स थे वो लेके आए थे ब्रॉड कम्युनिज्म। किस चीज़ को लेके आए कार्ल मार्क्स, कम्युनिज्म को लेके आए। कहाँ, टू ओवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में जो कम्युनिज्म को लेके आने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे, कार्ल मार्क्स थे। और ही वॉज ए ग्रेट फिलोसोफर ऑफ कम्युनिज्म, और ये सबसे बड़े महान फिलोसोफर थे, सबसे बड़े दार्शनिक थे। किस चीज़ के, कम्युनिज्म के सबसे बड़े क्या थे, ये दार्शनिक थे। ड्यूरिंग दिस टाइम व्लादिमीर लेनिन फॉर्म ए पार्टी ऑफ दिस ओवन। कि उस सिचुएशन में कि व्लादिमीर लेनिन फॉर्म ए पार्टी ऑफ दिस ओवन, इन्होंने अपनी एक खुद की पार्टी बनाई। इन्होंने क्या किया, ऐसे कंडीशन में जब ये जो जार निकोलस के टाइम पे ये अपने पीजेंट्स एंड वर्कर्स को ये पूरी तरीके से मतलब कि ना तो खाने के दे रहे थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इंक्लूड कर दिए, तो यहाँ पे स्पेशल वर्कर्स के लिए इन्होंने कम्युनिस्ट पॉलिसी को एडॉप्ट किया और वहाँ पे अप्लाई किया। तो इस वजह से तो व्लादिमीर लेनिन ने अपने ही लोगों के इस सोसाइटी के लिए अच्छा करने के लिए तो इन्होंने क्या किया, कम्युनिज्म को मतलब ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए कम्युनिज्म को फॉलो करके और अपने खुद की एक पार्टी बनाई जिसका नाम क्या रखा, फाउंडर ऑफ द, जो ये पार्टी थी ये थी कम्युनिस्ट पार्टी, फाउंडर ऑफ द बेल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। बेल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के क्या थे, फाउंडर माने जाते हैं व्लादिमीर लेनिन। और फाउंडर किस चीज़ के माने जाते हैं, ये यूएसएसआर के भी फाउंडर माने जाते हैं। यूएसएसआर के फाउंडर इसलिए माने जाते हैं क्योंकि यूएसएसआर के जो फर्स्ट लीडर थे वो कौन थे, वो थे व्लादिमीर लेनिन ही थे। फर्स्ट फाउंडर ऑफ यूएसएसआर व्लादिमीर लेनिन, यस, लीडर ऑफ द रशियन रिवोल्यूशंस ऑफ 1917। मतलब 1917 में रूस की क्रांति के क्या थे, ये लीडर थे। मतलब कि जो जार निकोलस थे, उस जार निकोलस की जो सत्ता थी उसे ऑटो करेक्शन नेशन को उखाड़ के फेंक दिया। मतलब उस रशियन एम्पायर को क्या कर दिया, पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। फिर उसके बाद में ये जो रिवोल्यूशन था 1917 में, जो रूस की क्रांति थी, इस क्रांति के क्या थे, सबसे बड़े उभरते हुए मतलब लीडर थे एंड द फाउंडर हेड ऑफ द यूएसएसआर। और ये जो फाउंडर हेड थे किस चीज़ के, यूएसएसआर के, जो फर्स्ट फाउंडर हेड ऑफ द यूएसएसआर कौन होंगे, व्लादिमीर लेनिन। यूएसएसआर ड्यूरिंग द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड फॉलोइंग दिस रिवोल्यूशंस, कि इस क्रांति के अंदर काफ़ी मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड के अंदर इन्होंने काफ़ी कुछ झेला है। तो इस वजह से काफ़ी कुछ स्ट्रगल करके इन्होंने क्या किया है, इस यूएसएसआर को डेवलप किया गया है। ठीक है, तो ये यूएसएसआर डेवलप हुआ है, नया उभर के आया है। तो ये किस चीज़ से आया है, किस थीम से आया है, ये जो रशियन रिवोल्यूशन था
उससे ये उभर के आया है कि उसको ख़त्म कर दिया और उसके बाद में क्या आ गया, यूएसएसआर। क्लियर है? थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। रशियन रिवोल्यूशंस कब हुआ था? फेब 1917 में हुआ था। फरवरी मंथ में 1917 में रशियन रिवोल्यूशंस क्या हुआ था, पूरी तरीके से एंड हो चुका था। उसके बाद में जो नया यहाँ पे इसका नेम बना और नई गवर्नमेंट बनी वो थी यूएसएसआर। फिर उसके बाद, उससे पहले रसिया था, रसिया एंड प्लस उसका खुद का रशियन एम्पायर। और उसके बाद में जिस तरीके से पूरी तरीके से ये डिसइंटीग्रेशन हो चुका था, उसके बाद में यूएसएसआर आया था। और यूएसएसआर की जो फुल फॉर्म होती वो होगी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक, यूएसएसआर। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए यूनियन ऑफ मतलब संघ होगा किस चीज़ का, सोवियत सोशल रिपब्लिक मतलब सोशलिज्म। सबसे पहले ये किस चीज़ को एडॉप्ट करना चाहते थे, किस चीज़ के लिए इन्होंने मेन मोटिव रखा, वो था सोसाइटी में इक्वलिटी, सोशल रहेंगे सभी, क्या रहेंगे, समाज को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देंगे, समाज में जितने भी लोग हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और उस इम्पोर्टेंसी के बेस पे इन्होंने खुद की एक पार्टी बनाई, मतलब सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी को बिल्ड करने से रिलेटेड इन्होंने खुद ने एक क्या बनाई, अपनी एक पार्टी बनाई। और उस पार्टी का जो नाम था वो क्या रखा, उस पार्टी का नाम रखा था कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है? तो यहाँ पे इस यूएसएसआर का जो मुद्दा था, वो मेन मुद्दा क्या था, इसका मेन मुद्दा था सोसाइटी के अंदर क्या करना है, इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। मतलब किस चीज़ का आइडिया होना चाहिए, सोशलिज्म का, मतलब समाज का सामाजिक आधार पे क्या होना चाहिए, एक निर्णय होना चाहिए। किस चीज़ से इंस्पायर्ड था ये, बाय द आइडिया और सोशलिज्म से रिलेटेड। एंड किस चीज़ को उखाड़ के फेंकना चाहते थे, एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या करना चाहते थे, पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते थे। मतलब व्लादिमीर लेनिन यहाँ के लोगों के लिए कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को यदि ख़त्म कर देंगे तो ठेकेदार का पावर ख़त्म, वर्कर्स का पावर आ जाएगा। वर्कर्स का पावर है तो मतलब वर्कर्स जितना काम करेंगे उसके हिसाब से उनको इक्वलिटी क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, इक्वल राइट्स होंगे उनके। तो इसलिए ये क्या करना चाहते थे कि जो ठेकेदारों की जितनी भी लैंड है, उनकी प्रोडक्टिविटी है, उन पे पूरा का पूरा जो अधिकार होगा वो किसका हो जाएगा, वहाँ की गवर्नमेंट का होगा। मतलब लैंड और प्रोडक्टिविटी, उनकी जगह और उसी जगह पे जो यदि वो प्रोडक्शंस का काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी का जो वर्क होता है, वो जो जितना भी प्रोडक्ट होगा वो सारा का सारा किसके अंडर में रहेगा, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा। मतलब प्राइवेटाइजेशंस कुछ भी नहीं होगा, सारा का सारा क्या होगा, गवर्नमेंट के अंडर में होगा। जैसे कि हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल समझें कि लैंड प्लस प्रोडक्टिविटी की जब बात कर रही है कि यहाँ एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म कर रहे हैं, तो यहाँ क्या है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब मैं हूँ और एक मेरा पड़ोसी है। तो मैं हूँ तो मेरे पास में भैंस है और मेरा पड़ोसी क्या है, मेरा पड़ोसी हो चुका है यहाँ पे गवर्नमेंट, पड़ोसी तो क्या हो गया, गवर्नमेंट हो चुका है। और मैं क्या हूँ, मैं एक प्राइवेट हूँ, मेरे पास क्या एक भैंस है। यदि मैं अपनी भैंस का दूध और दही, और वो कौन ले जाता है, पड़ोसी ले जाता है। मेरी भैंस मेरी और उसका दूध और दही कौन ले गया, पड़ोसी ले गया। तो इससे रिलेटेड क्या हुआ, उससे रिलेटेड हुआ कि जो दूध और दही जो भैंस मेरी है उसका कौन ले गया, जो भी प्रोडक्टिविटी है, जगह मेरी होगी, भैंस मेरी है, मतलब लैंड मेरा है और मेरे लैंड से रिलेटेड जो भी प्रोडक्टिविटी है, दूध और दही है, वो कौन ले गया, वो ले गया पड़ोसी। पड़ोसी कौन हुआ यहाँ पे, गवर्नमेंट हुई। मतलब कि लैंड मेरा होगा और मेरे लैंड पे जितना भी जो प्रोडक्टिविटी होगी उसका पूरा अधिकार किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास में होगा। मतलब ठेकेदार के पास कोई पावर नहीं होगा, ठेकेदार अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। ऐसा क्यों, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या करना चाहते थे, वो ख़त्म करना चाहते थे। ये जो प्राइवेटाइजेशंस हैं, मतलब कैपिटलिज्म पॉलिसी, प्राइवेट जहाँ जहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं वो होता है कैपिटलिस्ट पॉलिसी, कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी होती है। और ये जो कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी है वो कौन सी कंट्री ने बिल्ड कर रखी है, कौन सी कंट्री ने अप्लाई कर रखी है, वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए की जो पॉलिसी है, यूएसए की जो आइडियोलॉजी है वो कौन सी है, कैपिटलिज्म। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा है, लेकिन यूएसएसआर ने किस चीज़ को किया, कम्युनिज्म को, मतलब कम्युनिस्ट पॉलिसी को, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज को क्या किया, इन्होंने ज़्यादा प्रमोट किया। प्राइवेट प्रॉपर्टी या कैपिटलिज्म को क्या करके रखते थे, ये दूर करके रखते थे, इससे बच के रहते थे। क्लियर है यहाँ तक का टॉपिक। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। इससे अब हमारे बुक से रिलेटेड देखिए, ये जो स्टोरी हमने पिछले
अभी जान लिया है। चलिए तो अब आता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर का जो फुल फॉर्म क्या होगा, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR come into being after the socialist revolutions in Russia in 1917। मतलब यहाँ पे क्या था कि 1917 में रूस में क्या था, रसिया में एक समाजवादी क्रांति हुई थी। कैसी क्रांति हुई थी यहाँ पे, सोशलिस्ट रिवोल्यूशंस हुआ था। कहाँ पे, इन रसिया। कब, 1970 में, मतलब रूस में 1970 में रूस के अंदर, रसिया में एक सोशलिस्ट रिवोल्यूशन हुआ था। ये एक समाजवादी क्रांति हुई थी जिसमें क्या था कि पूंजीवादियों का विरोध किया गया था। पूंजीवादी मतलब कौन है, पूंजीवादी मतलब कैपिटलिज्म को क्या किया गया था, इसका विरोध किया गया था यहाँ पे। मतलब देयर वाज ए सोशलिस्ट रिवोल्यूशंस इन रसिया इन 1970 इन विच कैपिटलिस्ट वेर अपोज्ड, मतलब कि क्या किया गया था कि 1917 में जो रूस में एक सोशलिस्ट रिवोल्यूशंस हुआ था, इस क्रांति में पूंजीवादी जितने भी जो कैपिटलिस्ट थे, इनका क्या किया गया था, खुलकर विरोध किया गया था। मतलब प्राइवेटाइजेशंस को ये अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे। ये क्या करना चाहते थे, एक समाजवादी क्रांति को क्या करना चाहते थे, लेके आना चाहते थे कि सोशलिस्ट जो सोशलिज्म को क्या करेंगे, ये उस सोशलिज्म को ज़्यादा प्रमोट करेंगे। इसी बेसिस पे क्या किया गया था, इस क्रांति का जो मेन मोटिव था वो यही था कि यहाँ पे क्या करना है, हमें सोसाइटी के बेस पे इक्वलिटी को बिल्ड करना है, और देन जो कैपिटलिज्म पॉलिसी है इसको क्या करना है, ख़त्म करना है। मतलब जो पूंजीवादी व्यवस्थाएं थी इनको पूरी तरीके से क्या करना है, इनका विरोध करना है। यस, द रिवोल्यूशंस वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म। ये मतलब सोशलिज्म के ये जो क्रांति थी, ये रिवोल्यूशंस था, वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म। ये किस आइडियाज़ पे ज़्यादा डिपेंड था, किस आइडियाज़ पे ये इंस्पायर्ड था, तो वो था, ये जो क्रांति थी, ये रिवोल्यूशन था, तो वो आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म पे ज़्यादा क्या था, ये इंस्पायर था। इन बातों से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर था, सोशलिज्म की बातों से ज़्यादा ये इंस्पायर था। और एज अपोज टू कैपिटलिज्म एंड अपोज्ड टू कैपिटलिज्म, मतलब कि पूंजीवादी जो कैपिटलिज्म है, इन सिस्टम का क्या किया, इन्होंने खुलकर विरोध किया। कैपिटलिज्म का क्या किया, विरोध किया। और सोशलिज्म को क्या किया, सोशलिज्म को प्रमोट किया। कि मतलब इनके आइडियाज़ के ऊपर ये काफ़ी बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे इस रिवोल्यूशन में, क्योंकि चाहते यही थे कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनको क्या हो, इक्वल राइट्स हो, इक्वलिटी रहेगी। इक्वलिटी कौन से बेसिस पे रहेगी, कि मतलब हमारे ऊपर कोई भी ठेकेदार शासन नहीं कर सकता। शासन करेगा तो उसमें क्या है कि हम जितना मेहनत करते हैं उसका मेहनताना हमें पूरा नहीं मिलता। मेहनत करते हैं तो उसका उतना पूरा बैलेंस मिले, तब तो हम ये सोचें कि हाँ हमें पूरा इसका क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। तो इस वजह से क्या है कि सोसाइटी के अंदर सोशलिज्म को ही ज़्यादा एडोप्ट किया, और कैपिटलिज्म को क्या किया, चल रास्ते लगा देते हैं तुझे। तो इसको क्या किया, कैपिटलिज्म को इन्होंने काफ़ी विरोध में लिए। यस, द नीड फॉर एन इग्लिटेरियन सोसाइटी की बात करें तो ये इग्लिटेरियन सोसाइटी क्या होती है भाई। इग्लिटेरियन सोसाइटी क्या है कि समाज के अंदर क्या होता है कि समतामूलक समाज की ज़रूरत होती है। मतलब सभी समतामूलक समाज, इग्लिटेरियन सोसाइटी क्या होती है, इसमें सभी को क्या है कि सभी को आज़ाद रहने की इसमें क्या है, अधिकार दिया जाता है। सभी लोग क्या रहेंगे इस इग्लिटेरियन सोसाइटी में, क्या है, सभी लोग क्या है, सभी को आज़ादी रहेगी। मतलब समाज के अंदर एक बैलेंस बना के रखना है, बिल्कुल समतामूलक समाज। मतलब बिल्कुल इग्लिटेरियन सोसाइटी की बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी समाज के अंदर। यदि सामाजिक स्तर पे सोशलिज्म में इन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करना है तो इग्लिटेरियन सोसाइटी का होना बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग क्या रहेंगे, उसमें आज़ाद रहेंगे, किसी भी तरीके से कोई भी उनके ऊपर मतलब कि ओब्लेशंस नहीं कर सकता। तो इस बेसिस पे क्या था कि इन्होंने इस इग्लिटेरियन सोसाइटी में मेन मुद्दा क्या रखा, प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोपोस्टेड किया। प्रोपोस्टेड का मतलब ये कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या रहेगी, पूरी तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी बैन रहेगी। निजी संपत्ति का क्या किया इन्होंने, मतलब विरोध किया। प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रोपोस्टेड का मतलब क्या है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी उसका क्या किया, प्रोपोस्टेड मतलब विरोध किया। इनका काफ़ी विरोध थे। क्यों, इन्होंने काफ़ी इस चीज़ों में देखा है कि हम जितना काम करते हैं 500 रुपये का मिलता है, 250 रुपये, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो इसलिए क्या किया कि जितने भी ठेकेदार थे उनके खिलाफ में इन्होंने एक अहम छेड़ी। और वो अहम कौन सी थी, वो जो लीडर थे उनके, वो थे व्लादिमीर लेनिन।
वो सोसाइटी के बेस पे लोगों के भले के लिए उन्होंने क्या किया, वर्कर्स के लिए उन्होंने इस कम्युनिज्म की जो पॉलिसी थी वो लेके आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यस, दिस वॉज परहैप्स द बिगेस्ट अटेम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री टू abolish the institutions of private property and consciously design a society based on principles of equality। सिंपल है कि दिस वॉज परहैप्स द बिगेस्ट अटेम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब मानव इतिहास का सबसे बड़ा, ये क्या है कि यहाँ पे यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा क्या था, ये दिन था यहाँ पे कि मानव इतिहास में क्या हुआ था, ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा अटेम्प्ट, बिगेस्ट अटेम्प्ट क्या था इसमें कि निजी संपत्ति का क्या किया जाएगा, निजी जितनी भी मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं, मतलब कि यहाँ पे एबुलेशंस, दिस वॉज परहैप्स, इन चीज़ों का परहैप्स किया गया था, दिस बिगेस्ट अटेम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटेम्प्ट क्या था कि टू ओबिलेस द इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब किस चीज़ का ओबिलिश किया गया था कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब कि जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी और उनसे रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस होंगे इनको क्या किया जाएगा, इनको ख़त्म किया जाएगा, इनको पूरी तरीके से क्या कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये क्या था, मानव इतिहास का सबसे बड़ी मतलब कि बिगेस्ट अटेम्प्ट था, सबसे बड़ी रचना थी ये। इसमें क्या किया गया, एंड कॉन्शियसली डिज़ाइन ए सोसाइटी, इस सोसाइटी को कॉन्शियसली डिज़ाइन के बेसिस पे इस सोसाइटी को क्या किया, तैयार किया, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। कौन से कॉन्शियसली डिज़ाइन थी जिसके बेसिस पे सोसाइटी को क्या किया गया, तैयार किया गया था, वो थे कि यहाँ पे इक्वलिटी से रिलेटेड, मतलब बेस्ड ऑन इक्वलिटी से रिलेटेड क्या होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, इनके सिद्धांत होंगे। मतलब यहाँ पे समाज के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर क्या होगा कि समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी क्या होगी, कोशिश होगी। इसे सबसे बड़ी सोसाइटी के अंदर क्या करना है, हमें ऐसे इक्वलिटी के प्रिंसिपल्स को बिल्ड करना है ताकि हम लोग पूरी तरीके से इस चीज़ को क्या नहीं कर सके, मतलब इन चीज़ों का रिलेशन, इन चीज़ों को भंग ना कर सके, इन चीज़ों को तोड़ा ना जाए। क्लियर है यहाँ तक कि ये सबसे बड़ा अटेम्प्ट क्या था और किस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करना चाहते थे ये, और किस चीज़ को ये ख़त्म करना चाहते थे। क्लियर है ये लाइन, वापस से रिपीट करना हो तो बता दीजिए। यस, चलिए तो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। The USSR come into existence after the Russian Revolutions in 1970। जैसा हमने ऊपर जब इस स्टोरी की डिस्कस कर रहे थे तब जाना था कि USSR कब एक्सटेंस हुआ था, आफ्टर द रशियन रिवोल्यूशन इन 1917 में, मतलब जब रूस की क्रांति हुई थी, रशियन रिवोल्यूशन हुआ था 1917 में, पूरी तरीके से एंड हो चुका था। उसके बाद में यूएसएसआर कम इनटू एक्सटेंस, मतलब कि यूएसएसआर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, यूएसएसआर अस्तित्व में आया था। क्लियर है। नेक्स्ट, द सोवियत यूनियन वॉज क्रिएटेड बाई कॉम्बिनिंग 15 रिपब्लिक्स। द सोवियत यूनियन वॉज क्रिएटेड बाई कॉम्बिनिंग 15 रिपब्लिक्स, मतलब जो सोवियत यूनियन था, ये सोवियत यूनियन वॉज क्रिएटेड, अकेला सोवियत यूनियन अपना खुद एक अकेला नहीं था। इस सोवियत यूनियन में क्या थे, ये खुद मतलब 15 कंट्रीज़ के साथ में मिलके बना हुआ था। मतलब कि सोवियत यूनियन था जो 15 जो रिपब्लिक थे 15 गणराज्यों से मिलकर बनाया गया था। 15 रिपब्लिक से मिलकर एक क्या बनाया गया था, सोवियत यूनियन बनाया गया था। क्लियर है। द सोवियत यूनियन वाज रूल्ड बाय ए सिंगल पार्टी। इस सोवियत यूनियन ने किस चीज़ को फॉलो किया, मतलब किस चीज़ की बात को माना कि यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे चलो हमने रशियन एम्पायर को तोड़ दिया। रशियन रिवोल्यूशंस में हमारे जो फाउंडर लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, इनकी जो मतलब कि इनकी जो शासन प्रणाली थी वो आ चुकी थी। इनका मेन मुद्दा क्या था कि हम किस चीज़ को मतलब कि ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, हम यहाँ पे सोसाइटी में सोशलिज्म को ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, प्राइवेटाइजेशंस को ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, उसको क्या कर देंगे, पूरी तरीके से मतलब गवर्नमेंट के अंडर में रहेंगे। इनसे प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस होंगे उनका पूरा का पूरा जो अधिकार होगा वो गवर्नमेंट के पास में होगा। उससे होगा क्या कि जितने भी प्राइवेट जितनी भी कंपनियां हैं उनमें जितने भी ठेकेदार होते हैं प्राइवेट कंपनी के, उन ठेकेदारों का मतलब कि बोलबाला नहीं होगा। और जितने भी जो पीजेंट्स एंड वर्कर्स होंगे
या जितने भी वर्कर्स होंगे तो उन वर्कर्स में क्या होगा, वर्कर्स की पावर वर्कर्स के पास में आ जाएगी, और मतलब 500 रुपये का काम कर रहे हैं तो उनके काम के आधार पे उनको क्या दिया जाएगा, उनका मेहनत दिया जाएगा। सोशलिज्म में क्या होता है, जितना काम करोगे उतना पैसा दिया जाएगा आपको, मतलब आपने काम, लेकिन मोस्टली होता क्या है कि जितना काम करते हैं, कैपिटलिज्म में क्या होगा कि काम जितना करोगे आप, यहाँ पे कैपिटलिज्म में क्या किया जाता है, कैपिटलिज्म में मतलब गवर्नमेंट क्या कर देती है, गवर्नमेंट हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर देती है। कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर देती है, बट यहाँ पे सोशलिज्म में क्या है कि सोशलिज्म में क्या कर रखा है, सोशलिज्म और कम्युनिज्म में क्या कर रखा है, यहाँ पे इन्होंने जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको बैन कर रखा है, प्राइवेट कुछ नहीं रहेगा, जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका मालिक कौन होगा, वो गवर्नमेंट होगी। तो वहाँ उनसे जितनी भी पैदावार होगी, जो भी मतलब मिनरल सोर्सेज होंगे, जितना भी मतलब खनिज पदार्थ होगा, उनका जितना भी जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे उनसे रिलेटेड सारा का सारा जो भी कुछ होगा, तो वहाँ के लोगों को मतलब कि एम्प्लॉय दिया, मतलब उनको रोज़गार दिया जाएगा, और रोज़गार से क्या है कि जितना उनको आवश्यकता होगी उसके बेसिस पे उनको क्या दिया है, उनको पेमेंट दिया जाएगा, जितना रिक्वायर होगा उतना, जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। मतलब पहले क्या होता था, काम ज़्यादा करवाते थे, पैसा कम देते थे। तो इस चीज़ को देखते हुए मजदूर भी क्या थे, काफ़ी परेशान थे, वर्कर्स क्या थे, परेशान थे, काम तो करते हैं ज़्यादा लेकिन पैसा क्या मिलता है, कम मिलता है। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि जितना काम करोगे उतना पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट के बेस हो गया, मतलब जितना आपको रिक्वायर है उतना ही क्या मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो सोवियत यूनियन था, ये रूस की क्रांति के बाद में इसका जन्म हुआ था। द सोवियत यूनियन वॉज क्रिएटेड बाय कॉम्बाइनिंग 15 रिपब्लिक्स, ये 15 रिपब्लिक्स से मिलके 15 रिपब्लिक से मिलके क्या बना हुआ था, सोवियत यूनियन बना हुआ था। द सोवियत यूनियन वॉज रूल्ड बाय ए सिंगल पार्टी, इस सोवियत यूनियन में ओनली एक सिंगल पार्टी की क्या थी, गवर्नमेंट थी, और वो जो सिंगल पार्टी थी जिसका नाम क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब सोवियत यूनियन में, यूएसएसआर में सिर्फ एक ही पार्टी का रूल था, वो था कम्युनिस्ट पार्टी। और ये कम्युनिस्ट पार्टी में क्या था कि इन डूइंग सो द मेकर्स ऑफ सोवियत सिस्टम गेव प्राइमेसी टू द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पार्टी। यस, इसमें हुआ क्या कि ये जो फर्स्ट जो कम्युनिस्ट पार्टी थी कि यहाँ पे जो रूल होगा, जो अप्लाई किया जाता है, सिंगल पार्टी का ही रूल अप्लाई होगा। तो वो सिंगल पार्टी कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। और इस कम्युनिस्ट पार्टी को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन डूइंग सो द मेकर्स ऑफ सोवियत सिस्टम, कि जो मेकर्स थे, जो सोवियत यूनियन के, जो सोवियत सिस्टम के जो मेकर्स थे, उन्होंने क्या किया कि किस चीज़ को गिव प्राइमेसी टू द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पार्टी, कि मतलब कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस होंगे, जो भी स्टेट के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस होंगे, वो पूरी तरीके से किस पे निर्भर होंगे, वो पार्टी के ऊपर निर्भर रहेंगे। जितने भी स्टेट्स के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस होंगे वो पूरी तरीके से किस पे डिपेंड होंगे, पार्टी के ऊपर ही डिपेंड होंगे। कहने का मतलब ये है इसमें कि जो सोवियत यूनियन के जो लीडर्स थे, सोवियत सिस्टम के जो मेकर्स थे, इन मेकर्स ने क्या किया कि पार्टी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको क्या किया गया, पार्टी के इंस्टीट्यूशंस को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता का महत्व दिया गया। मतलब किस चीज़ का महत्व ज़्यादा रखा यहाँ पे कि जो पार्टी की जो इंस्टीट्यूशंस होंगे उनको ज़्यादा महत्व दिया गया था। किसने, सोवियत सिस्टम के मेकर्स ने। किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी को प्रमोट एंड प्रोटेक्ट करने के लिए जो सोवियत सिस्टम के मेकर्स हैं, इन्होंने जो पार्टी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको क्या रखा, इनको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया कि महत्व सबसे ज़्यादा दिया जाएगा, जो पहली प्राथमिकता दी जाएगी, फर्स्ट प्रायोरिटीज़ दी जाएगी। तो वो फर्स्ट प्रायोरिटीज़ किस चीज़ की दी जाएगी, वो ओनली फॉर पार्टी की जो इंस्टीट्यूशंस है, द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पार्टी, कि पार्टी की ही संस्था को क्या दिया जाएगा, पहली प्राथमिकता दी जाएगी। किस लिए ये सोवियत सिस्टम के मेकर्स ने इस चीज़ को कहा और किस लिए इसको अप्लाई किया, ताकि कम्युनिस्ट पार्टी को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि पहली जो प्राथमिकता जो पार्टी को दी जाएगी, तो इसका मतलब जो पहली पूजा होगी वो गणेश जी की होगी। तो गणेश जी को तो हमें सबसे पहले क्या होगा, पूजना ही होगा। तो गणेश जी को तो भूल ही नहीं सकते। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो कि ये सोवियत यूनियन में होगी तो सिंगल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन इसमें जो रूल्स यदि अप्लाई कर दिए थे तो वो था कि जो सोवियत सिस्टम के जो मेकर्स थे उन्होंने क्या रूल्स अप्लाई किया कि जो फर्स्ट प्रायोरिटीज़ होगी वो क्या होगी,
स्टेट के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटीज जो होगी वो होगी द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पार्टी की, पार्टी को ही पहली प्राथमिकता दी जाएगी, बाकी उसके बाद में दूसरी चीज को प्राथमिकता दी जाएगी। क्लियर है? दूसरी बात क्या रखी, द सोवियत political systems centered around the communist party, the soviet political systems centered around the communist party and no other political party or opposition was allowed। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया कि there was no other political parties or oppositions was allowed, there was no other political party और oppositions was allowed। मतलब सीधी सी बात रखी गई यहाँ पे कि यहाँ इसमें सोवियत यूनियन में क्या है कि सोवियत यूनियन सिस्टम में क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई भी एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ एक अकेली ही रहेगी, कम्युनिस्ट पार्टी ही रहेगी, इसके अलावा कोई भी एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी अदर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रहेंगे, सिर्फ सिंगल पार्टी रहेगी, कोई अदर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रहेगी। और अपोजिशन वॉज अलाउडेड, ना ही अपोजिशन की कोई जगह होगी, अपोजिशन पार्टी भी मतलब अपोजिशन में भी कोई नहीं रहेगा, इनके खिलाफ में कोई बोल भी नहीं सकता, मतलब पार्टी भी एक ही रहेगी, ओनली फॉर कम्युनिस्ट पार्टी, ए सिंगल पार्टी, ना कोई इनके अपोजिशन में रह सकता, कोई भी इनके खिलाफ गलत नहीं बोल सकता। तो ये क्या है, थोड़ा सा कम्युनिस्ट पार्टी के लिए क्या है, ये डिसएडवांटेज है। मतलब इसकी क्रिटिसाइज की बात करें तो ये क्या है कि यदि लोग इसकी क्रिटिसाइज करते हैं तो इस पर्पस पे करते हैं कि इसका मतलब कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इस कम्युनिस्ट पार्टी में क्या है, लोग इसकी बुराई यदि करते हैं तो वो एक ही बुराई क्या करेंगे कि इसमें क्या है कि अपोजिशन नहीं है, अपोजिशन क्या है, ये अपनी मर्जी से जो करना चाहेंगे वो ही करेंगे। भाई जो यहाँ जार निकोलस था तो जार निकोलस ने क्या किया, जार निकोलस ने अपनी तानाशाही दिखाई, उसके विपक्ष में जो सही आदमी आके खड़ा हो गया वो कौन थे, हमारे जो व्लादिमीर लेनिन थे। क्या आने के बाद में व्लादिमीर लेनिन के बाद में जो नया मेंबर आएगा, कम्युनिस्ट पार्टी का जो लीडर आएगा, तो क्या श्योर है क्या कि जो ये कम्युनिस्ट पॉलिसी में वो तानाशाही को अप्लाई नहीं करेगा, कर सकता है। तो इस वजह से क्या था कि ये इसके खिलाफ में यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी रहे तो ये क्या है कि एक दूसरे की क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, या इनमें आपस में डिबेट होंगी। यदि ये अपना प्रॉपर उस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वर्क नहीं कर रहे तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, एक दूसरे की आलोचनाएं करती हैं, उन्हें क्रिटिसाइज करती हैं, उन्हें याद दिलाती हैं कि आपको क्या करना है, इस कंट्री को डेवलप करने के लिए काफ़ी आपको काम करने हैं। जब अपोजिशन ही नहीं रहेगा, इनके खिलाफ में कोई बोलने वाला ही नहीं रहेगा, भाई पॉलिटिकल पार्टी तो क्या है कि एक ही यदि ये काम नहीं करेगी तो दूसरे को चांस मिलेगा, यदि वो काम नहीं करी तो इसको चांस मिलेगा। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में क्या है कि चांसेस मिलते रहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है कि इन्होंने साफ साफ इस चीज़ को पहली प्राथमिकता दी कि यहाँ पे मतलब कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी और एक इनका क्या होगा, द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी, एक इन पार्टी का क्या होगा, एक इंस्टीट्यूशन होगा, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे। दूसरी चीज़ कह दी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होंगी, हमारी ही पॉलिटिकल पार्टी होगी। तीसरी चीज़ ये कह दी कि अपोजिशन वॉज अलाउड, मतलब कि अपोजिशन क्या है, अपोजिशन की कोई जगह ही नहीं होगी यहाँ पे, मतलब अपोजिशन बिल्कुल भी नहीं होगा, विपक्ष के लिए कोई जगह ही नहीं रहेगी। तो इसका मतलब इनकी कोई भी आलोचना ही नहीं कर सकता, इन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, इनको जो ये काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे इनकी मर्जी है। तो ये क्या है, ये एक क्रिटिसाइज, ये थोड़ा सा क्या है, गलत है। कम्युनिस्ट पॉलिसी थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, नेग्लेक्ट भी रखेंगे, इसको न्यूट्रलिटी के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा हम क्या है कि मार्क्स की बात करें तो इसको मार्क्स नहीं देंगे। क्लियर है? चलिए आगे क्या है, आगे कौन सी बात रखी, द इकोनॉमिक वॉज प्लान एंड कंट्रोल बाय द स्टेट। जितने भी अर्थव्यवस्था होगी, कंप्लीट जो कंट्री यहाँ बनी है सोवियत यूनियन, तो इस यूएसएसआर की जो कंप्लीट इकोनॉमी होगी, इस इकोनॉमी का एक ही प्लान होगा और उसका जो कंट्रोल होगा वो पूरा का पूरा किसके पास होगा, यूएसएसआर के पास में होगा। मतलब द इकोनॉमिक वाज प्लान एंड कंट्रोल बाय द स्टेट। स्टेट का मतलब क्या हुआ, मतलब स्टेट का मतलब यहाँ सीधा हम यूएसएसआर से बात कर रहे हैं कि यहाँ पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास में रहेगा, पूरा का पूरा कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट के पास में रहेगा। मतलब अर्थव्यवस्था की जितने भी जो नए नए प्लान्स होंगे, योजना होगी, उनका जो कंट्रोलेशंस होगा वो स्टेट के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, स्टेट्स के द्वारा किया जाएगा। इकोनॉमिक से रिलेटेड जितने भी नए नए प्लान्स होंगे उनका पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास होगा, ए सिंगल पार्टी। सिंगल पार्टी मतलब यूएसएसआर, कम्युनिस्ट पार्टी, देन स्टेट। क्लियर है, कंट्रोल उन्हीं के पास होगा, क्या करना है क्या नहीं करना। क्लियर है यहाँ तक? After the Second World War, the East
Europe countries that the Soviet army had liberated from the Fascist force came under the control of the USSR. Came under the control of द USSR, मतलब आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये जो बातें हो रही हैं वो कब की आ रही हैं? आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जैसा हमने समझा यहाँ पे कि इन्होंने कम्युनिज्म पॉलिसी को यहाँ पे USSR में अप्लाई कर दिया है, और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जितने भी जो सिटीजन्स हैं, तो अपने एरिया में जो सोसाइटी बेस करना चाहते थे, पॉलिटिकल पार्टी क्या होगी, एक ही होगी। तो उसके बाद में जैसे जैसे ये ट्रेवल कर रहे थे अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए, तो कंडीशन कैसी थी? सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो क्या हुआ था, रशियन एम्पायर था पूरी तरीके से, इसमें क्या हो चुका था, ये डिसइंटीग्रेशन हो चुका था रशियन एम्पायर का, और उसके बाद में USSR का जन्म हुआ था। लेकिन उसके बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जब कंडीशन आई, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जब कंडीशन आई थी, उस वक्त क्या हुआ था कि यहाँ पे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप कम अंडर द कंट्रोल ऑफ सोवियत यूनियन। मतलब कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज जो सोवियत यूनियन के नियंत्रण में आ चुके थे, जो ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में समझा था, क्या समझा था फर्स्ट चैप्टर में कि वर्ल्ड क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी, तो कोल्ड वॉर की सिचुएशन में वॉर न हो कि वॉर को अवॉइड करते हैं, और ये अपने अपने एरियाज़ को क्या करते हैं, बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। अपने अपने एरिया को बढ़ाना जैसे स्टार्ट करते हैं, तो जैसे वहाँ क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, कोल्ड वॉर की सिचुएशन आई, और कोल्ड वॉर की सिचुएशन में मोस्टली हुआ क्या था कि वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था, अपने अपने एरिया बढ़ा रहे थे, और उस वक्त क्या हुआ था कि 2 सुपर पावर्स कंट्रीज आ चुकी थी, USA और USSR। तो उसमें क्या था कि जो बंटवारा जो किया गया था, डिवाइड किया गया था वर्ल्ड को, तो वर्ल्ड को जो डिवाइड किया गया था वो 2 पार्ट्स में जब किया गया था, तो इसमें जो सेंटर पॉइंट रखा गया था वो मतलब यूरोप कॉन्टिनेंट को रखा। तो यूरोप कॉन्टिनेंट में जो जर्मनी थी, जर्मनी का जो कैपिटल था वो था बर्लिन। तो बर्लिन से स्टार्ट किया गया, और वहीं पे क्या बना दी, बर्लिन वॉल बना दी, बर्लिन की दीवार बना दी। अब यहाँ से बर्लिन के बीचों बीच किया गया, तो बर्लिन के भी क्या हो गए, 2 टुकड़े हो गए, एक चला गया USSR के पास में और दूसरा चला गया USA के पास में। तो जो ईस्ट एरिया था, यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्राइंग के बेस पे समझने की ट्राई करें, तो यहाँ पे देखो कि जरा ये जो बर्लिन की वॉल थी, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया USSR का था, और ये जो एरिया है ये अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास में। जबकि बर्लिन की दीवार जब बनाई गई थी, ये जो दीवार बनाई गई थी, इस दीवार में मोस्टली क्या कंसेप्ट आया था कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो एरिया था ये सोवियत सेक्टर के अकॉर्डिंग था, पूरा का पूरा, ठीक है, ये सोवियत सेक्टर में था ये जो एरिया। लेकिन ये जो एरिया था बर्लिन जर्मनी का, ये जो एरिया था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक तो फ्रांस सेक्टर में, एक ब्रिटिश सेक्टर में, और एक अमेरिका सेक्टर में। मतलब एक तरफ तो पूरा कंप्लीट सोवियत सेक्टर में आ चुका था कंप्लीट, लेकिन ये इधर का जो बर्लिन का जो पार्ट था ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। तो यहाँ पे जो बर्लिन की जो ये दीवार बनाई गई थी, तो ये जो दीवार बनाई गई थी, तो यहाँ पे जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, मतलब है तो कॉन्टिनेंट कौन सा, ये कॉन्टिनेंट, ये जो जर्मनी आती है, ये जर्मनी जो कैपिटल, ये जो जर्मनी की बात हो रही है, जर्मनी का जो कैपिटल है बर्लिन, तो ये जो बर्लिन है, तो इस बर्लिन की दीवार बना के बर्लिन के 2 टुकड़े किए गए थे। तो यहाँ से क्या है कि ये जो कॉन्टिनेंट है, ये जर्मनी कौन से कॉन्टिनेंट में, यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो जैसे यहाँ से ये 2 टुकड़े हुए थे, तो यहाँ जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, क्या बोलेंगे इसको हम, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। कॉन्टिनेंट कौन सा था, यूरोप कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे वर्ल्ड के कितने पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट्स हो गए, एक तो ये वेस्ट यूरोप कॉन्टिनेंट हो चुका, और ये हो चुका ईस्ट यूरोप कॉन्टिनेंट। मतलब ये कॉन्टिनेंट भी क्या हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था, ईस्ट और वेस्ट दोनों पार्ट्स में जैसे डिवाइड हुआ। तो यहाँ पे देखो इस वाले एरिया को तो कहेंगे वेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, और इस वाले को कहेंगे हम वेस्ट यूरोप कॉन्टिनेंट। तो ये जो एरिया है, इस एरिया की जो कंट्रीज थी वो यहाँ पे, अब इस एरिया की कंट्रीज की हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब यहाँ की जो कंट्रीज थी,
सोवियत यूनियन के अंडर में थी ये कंट्रीज, पूरी तरीके से किसके अंडर में आ गई, सोवियत यूनियन के। कब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्यों आया, इससे रिलेटेड हमने देखो फर्स्ट चैप्टर में पूरी स्टोरी क्लियर कर रखी है, क्योंकि कोल्ड वॉर की सिचुएशन को देखा, कोल्ड वॉर के बाद में इन्होंने क्या किया, वॉर ना करके वॉर को अवॉइड करके और इसके 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिया गया था। क्लियर है। तो यहाँ से क्या हुआ कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन थी, द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जो जैसा हमने अभी मैप के थ्रू समझा कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द सेफेसिस्ट फोर्स। ये जो सेफेसिस्ट फोर्स होती हैं वो क्या, कौन सी जो ये फोर्सेस होती हैं, ये सेफेसिस्ट फोर्स ऐसी फोर्सेस थी, मतलब ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज की फोर्सेस थी। किसकी फोर्सेस थी, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज की जो फोर्सेस थी, जिन्हें हम कह सकते हैं सेफेसिस्ट फोर्सेस, मतलब जिनको आज़ादी नहीं थी, इनको आज़ादी नहीं थी। तो इनको आज़ादी दिलाने में जो सबसे बड़ा रोल किया गया था इन सेफेसिस्ट फोर्स, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, इनमें जो सेफेसिस्ट फोर्स थी, इनको आज़ादी दिलाने का जो काम किया था वो किसने किया था, सोवियत यूनियन की आर्मी ने किया था। किसने किया था, सोवियत यूनियन की आर्मी ने इन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को, जिनका जो किस पे डिपेंड, जिनको हम क्या कहते हैं, सेफेसिस्ट फोर्स कहते हैं, इनको आज़ादी किसने दिलाई थी, इनको आज़ादी लिबरेटेड, मतलब इनको आर्मी ने क्या किया, दैट द सोवियत आर्मी, इस सोवियत यूनियन की आर्मी ने हैड लिबरेटेड फ्रॉम द सोफिसिस्ट फोर्स, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज की जो ये सोफिसिस्ट फोर्स थी, इसे लिबरेटेड किया, मतलब इसे आज़ादी दिलाई थी। आर्मी ने, सोवियत यूनियन की आर्मी ने क्या दिलाई, आज़ादी दिलाई थी, कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर। क्लियर है यहाँ तक। और इसी को ही क्या कहा जाता है, इसी को ही दूसरी दुनिया भी कहा जाता है। इसी दुनिया को क्या कहा जाता है, यूएसएसआर की दुनिया को क्या कहा जाता था, दूसरी दुनिया। तो पहली दुनिया कौन सी थी, पहली दुनिया देखो यहाँ पे वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, तो यहाँ पे देखो दूसरी दुनिया, पहली दुनिया तो ये रही और दूसरी दुनिया ये रही। ये कौन बता रहा था, ये बर्लिन की वॉल ही बता रही थी कि 1 और 2, मतलब ये दूसरी दुनिया तो यूएसएसआर है और पहली दुनिया कौन सी थी, यूएसए है। क्लियर है यहाँ तक। क्या था कि ये जो सोफिसिस्ट फोर्स हैं, ये मोस्टली जैसे कि फांसीवादी ताकतें थी, जितना भी फांसीवादी जो पावर्स था, इनके चुंगल से सोवियत यूनियन की सेना ने क्या किया था, सोफिसिस्ट फोर्स थी जो क्या थी ये सोफिसिस्ट फोर्स, मतलब फांसीवादी ताकतों से क्या किया, इन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को। सोफिसिस्ट फोर्स का मतलब क्या है, जिनको आज़ादी नहीं है, फांसीवादी ताकतें थी, इन ताकतों से सोवियत यूनियन की जो आर्मी थी, इस आर्मी ने क्या किया था, इसे पूरी तरीके से फ्री करवाया था। ठीक है। द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दिस कंट्रीज वेर मॉडल्ड आफ्टर द यूएसएसआर। द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक सिस्टम्स ऑल दीज कंट्रीज, मतलब कि ये सभी जो कंट्रीज थी, ऑल कंट्रीज को क्या किया, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशंस में जो सोवियत यूनियन की जो सोशलिस्ट सिस्टम थी, इसकी तर्ज में ढाला गया। मतलब इसी के बेसिस पे इसको क्या किया गया, यूएसएसआर को तैयार किया गया था। किस बेसिस पे तैयार किया गया था कि जो ऑल दीज कंट्रीज, मतलब ये ऑल दीज कंट्रीज की बात, सभी ये जो जितनी भी कंट्रीज थी, इन कंट्रीज में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम, ऑल कंट्रीज किसकी, यूएसएसआर की, यूएसएसआर की ऑल दिस कंट्रीज में जैसे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम को की व्यवस्थाओं को क्या किया सोवियत यूनियन ने, मतलब अपनी एक सोशलिज्म पर जो सिस्टम है, इसकी तर्ज में क्या किया गया, इसी के मॉडल के बेस पे क्या तैयार किया गया था, यूएसएसआर को तैयार किया गया था। क्लियर है। दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज वॉज कॉल्ड, मतलब ये जो ग्रुप था, ये ग्रुप क्या कहलाया, सेकेंड वर्ल्ड या यूएसएसआर या सोशलिस्ट ब्लॉक। कैसा ब्लॉक है ये सोशलिस्ट ब्लॉक है। अभी देखा कि देखो इन्होंने क्या किया था, ऑल दिस कंट्रीज के आधार पे, इन सभी कंट्रियों के बेस के आधार पे एक मॉडल तैयार किया गया था, किसका, यूएसएसआर का। मतलब पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमिक सिस्टम के बेसिस पे, मतलब कि यहाँ पे यूएसएसआर में कैसा रहेगा, सोशलिस्ट को क्या किया गया है, सोशलिस्ट सिस्टम को ज़्यादा प्रमोट किया गया, सोशलिस्ट सिस्टम को ज़्यादा अप्लाई किया गया, इसी पे जोर दिया गया। इसी वजह से इसी ब्लॉक को क्या कहा जाता है, सेकेंड वर्ल्ड या सोशलिस्ट ब्लॉक भी कहा जाता है। द वार्सा पैक्ट, आपको क्लियर होगा, वार्सा पैक्ट ऑर्गेनाइज
जो किया गया था वो यूएसएसआर के द्वारा किया गया था। और ये जो वार्सा पैक्ट था ओनली फॉर मिलिट्री अलायंसेस। इसमें क्या था कि इस सोवियत यूनियन में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, सॉरी ये जो सेकंड वर्ल्ड था, इस सेकंड वर्ल्ड में जो यूएसएसआर आ रहा था, मतलब सेकंड सुपर पावर कंट्री, तो ये जो सेकंड तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत सुपर पावर्स कंट्रीज में जो यूएसएसआर था, तो यूएसएसआर ने मतलब नाटो के मुकाबले में, पहले नाटो तैयार किया गया था। नाटो क्या था कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, मिलिट्री अलायंसेस था, मतलब अमेरिका के द्वारा क्रिएट किया गया नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें क्या है कि उस तरफ के जितने भी कंट्रीज थी उनकी मिलिट्री को एक जगह बिठा के और उनसे रिलेटेड एक ट्रीटी साइन की गई थी कि यूएसएसआर किसी भी तरीके से हमारी आइडियोलॉजी या हम पे अटैक करता है, या मेन पर्पस था आइडियोलॉजी से रिलेटेड कि हमारी आइडियोलॉजी में यदि घुसने की कोशिश करता है तो हम क्या करेंगे, उनको रोकेंगे। और यूएसएसआर की आइडियोलॉजीज कौन सी थी, कम्युनिज्म, और अमेरिका की, यूएसए की वो थी कैपिटलिज्म। तो इस आइडियोलॉजी से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, मतलब कि एक ट्रीटी साइन कर रहे थे। तो अमेरिका ने कौन कौन सी ट्रीटी साइन की थी, सीटो, सेंटो और नाटो। और जबकि यूएसएसआर ने कौन सी की है, वार्सा ट्रीटी, जो आगे जाके वार्सा पैक्ट कहलाया, मतलब वार्सा संधि। और ये क्या था, ये भी मतलब नाटो का मुकाबला करने के लिए बनाया, क्योंकि उनका मिलिट्री कैंप था, मिलिट्री पर्पस के लिए उन्होंने ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया, मिलिट्री अलायंसेस था। तो इन्होंने भी क्या किया कि अपनी ऑल दीज कंट्रीज़ को मिला के उन कंट्रीज़ की आर्मी को एक जगह एक बैलेंस रखा, और उस एक बैलेंस में उसका नाम रखा, उनसे मिलके क्या किया गया, ट्रीटी साइन की गई, और उस ट्रीटी का नाम रखा, उस पैक्ट का नाम रखा वार्सा पैक्ट। पहले ये बगदाद पैक्ट था, बगदाद एग्रीमेंट था, ठीक है ना, बगदाद एग्रीमेंट। उसके बाद में ईरान के द्वारा हुआ था, फिर इसका नेम चेंज हो गया था वार्सा पैक्ट, वार्सा ट्रीटी। वारस के अंदर इसकी पहले मीटिंग हुई थी, ठीक है ना, वारस के अंदर। मैंने इसका कंप्लीट आपको पहले क्लियर कर रखा है, तो अब यहाँ ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। तो ये जो द वार्सा पैक्ट है, मिलिट्री अलायंसेस हेल्ड देम टुगेदर, द यूएसएसआर वाज द लीडर ऑफ द ब्लॉक। ये क्या था कि ये जो वार्सा पैक्ट था, ये वार्सा पैक्ट ये एक मिलिट्री अलायंसेस था, हेल्ड द टुगेदर, साथ साथ रहने का मतलब कि सभी कंट्रीज इसमें क्या रहेंगी, एक साथ रहेंगी, इनकी मिलिट्री साथ में रहेंगी, और सिविलियंस को इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया जाता। द यूएसएसआर वाज द लीडर ऑफ द ब्लॉक, और यूएसएसआर क्या था, इस ब्लॉक का लीडर था। कि कौन से ब्लॉक का, यूएसएसआर, ये जो ब्लॉक था सेकेंड सोशलिस्ट ब्लॉक या वार्सा पैक्ट का क्या था, ये लीडर था, ठीक है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट एंड इश्यूज हैं तो वो शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है स्टेट्स द मेन फीचर्स ऑफ द सोवियत यूनियन। कि स्टेट्स द मेन फीचर्स, किस चीज़ के मेन फीचर्स की बात कर रहे हैं, फीचर्स ऑफ द सोवियत यूनियन, कि सोवियत यूनियन के स्टेट्स के मेन जो फीचर्स थे वो कौन कौन से फीचर्स थे, तो उन पे हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। मेन फीचर्स का मतलब कि अपने आप को ये डेवलप कर पाया सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, क्योंकि वॉर जो होता है वो पूरी तरीके से क्या नुकसानदेही होता है, उसमें काफ़ी नुकसान होता है, लोग मारे जाते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है, वेपन्स पूरी तरीके से, मतलब हर एक तरीके से इकोनॉमिक कंडीशंस पे भी काफ़ी असर पड़ता है, लोगों की काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती है, मारे जाते हैं। तो इस बेस के बाद में मतलब कि जो यूएसएसआर है, तो यूएसएसआर भी सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करता था। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया, तो यूएसएसआर उस वक्त क्या था कि जब इनके जो अपने आप को ये अदर कंट्रीज़ के मुकाबले खुद को इतना डेवलप कैसे कर पाए, तो इसके पीछे रीज़न क्या था, ऐसा कौन से फीचर्स थे जिसकी वजह से जो सोवियत यूनियन है वो जो मतलब सुपर पावर कंट्रीज़ में एक उभर के आया। मतलब द सोवियत यूनियन बिकम ए सुपर पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो सोवियत यूनियन है वो एक सुपर पावर के रूप में उभर के आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब वॉर होता है तो आपको भी पता है कि पूरी तरीके से क्या होता है कि बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो वापस उभरना बहुत मुश्किल है। यदि बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ आने के बाद में उस स्टेट या उस इलाके की हम बात करें तो वो इलाका वापस से डेवलप करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसा क्या है कि ऐसी सिचुएशन में क्या था कि सोवियत यूनियन सुपर पावर के रूप में उभर के आया था, सुपर पावर कंट्री में। तो इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं वो हम देखेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर।